होमोजाइगस, जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं डायग्राम में दोनों ही टर्म होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, तो उसी को एक बार फिर से यहां देख लें। नाम में मीनिंग क्लियर है। समान एलील होंगे होमोजाइगस, असमान एलील होंगे हेट्रोजाइगस। एलील के डायग्राम में आपको बताया भी गया था कि एक द्विगुणित प्राणी में दो समान एलील की उपस्थिति, जैसे कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, तो उसे आप कहेंगे होमोजाइगस। और असमान एलील अगर आपको मिलते हैं यहां पे, तो उन्हें आपने कह देना है हेट्रोजाइगस, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो देखिए ये एलील समजात गुणसूत्रों के समान स्थल पे जो पाया जाएगा उसे आपने कहना है एलील। दोनों एलील अगर समान है तो होमोजाइगस समयुग्मजी, दोनों एलील अगर असमान है तो विषम युग्मजी, यानी कि हेट्रोजाइगस। अब आप आइए नेक्स्ट टर्म हेमीजाइगस, अर्धयुग्मजी। हेमी मीन्स की हाफ। अभी तक आप कहते आ रहे हैं कि कैरेक्टर के लिए दो एलील, यानी एलील पेयर में हमें दिखाई दे रहा है। अगर किसी लक्षण के लिए आपको एक ही एलील दिखाई दे द्विगुणित जीव के अंदर, किसी डिप्लॉयड में अगर हमें एक ही एलील दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन को आप क्या कहेंगे? हेमीजाइगस। द्विगुणित जीवधारी में किसी जीन के एकल एलील की उपस्थिति, इसे आपने कहना है हेमीजाइगस। क्लियर हुआ स्टूडेंट? किस तरह से देखिए अब यहां पर आपने फीमेल में नोट कर रखा है XX क्रोमोसोम, मेल के लिए सेक्स क्रोमोसोम X and Y। अब फीमेल में अगर आप देखें तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे दो एलील आपको मिल रहे हैं। क्या इससे हम हेमीजाइगस कह सकते हैं? दो। क्यों? ये तो दो एलील है और दोनों असमान है, क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस। इसे आपने कहना है हेट्रोजाइगस। अब मेल में आप आइए, यहां फीमेल के एक्स पर कैपिटल ई है, क्या सामने कुछ है? नो, क्योंकि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम ही नहीं है यहां। तो यहां तो ई है कैपिटल, पर सामने कोई स्मॉल ई या कैपिटल ई नहीं है। मीन्स कि आपको यहां केवल एक ही एलील दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से वाई पर देखिए H, स्मॉल h, बट इसके सामने कोई स्मॉल h या कैपिटल H नहीं है, यानी ये भी पेयर में नहीं है, ये भी अकेला है। तो सिंगल एलील की उपस्थिति को ही आपने यहां पे क्या कहना है? हेमीजाइगस अर्धयुग्मजी। दो एलील है, दोनों समान, होमोजाइगस। दो एलील, दोनों असमान, हेट्रोजाइगस। बट एक ही एलील का पाया जाना, इससे हम क्या कहेंगे? हेमीजाइगस। क्लियर? ये दोनों हेमीजाइगस कंडीशन। और हेमीजाइगस ओनली आपको मेल में ही देखने को मिलेगा, फीमेल में कभी हेमीजाइगस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि फीमेल तो होमोलोगस क्रोमोसोम आप बता रहे हैं। फीमेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम और सभी 23 जोड़े समजात गुणसूत्र है। मेल की बात करें, मेल में 22 तो होमोलोगस है, लेकिन जो 23rd है X and Y, ये होमोलोगस नहीं है। तो यहां आप देखिए कई सारे एलील पेयर में आपको नहीं मिलेंगे, तो दो की जगह एक ही एलील मिले, इसलिए इसे आपने कह दिया यहां पर हेमीजाइगस। तो हेमीजाइगस किसमें आपको मिलेंगे? मानव नर के X और Y गुणसूत्र पर। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना हेमीजाइगस में। दो एलील दोनों सेम होमोजाइगस, दो एलील दोनों अलग हेट्रोजाइगस। बट द्विगुणित जीव में, हैप्लॉइड की बात नहीं हो रही है, डिप्लॉइड, द्विगुणित जीव में किसी लक्षण के लिए एक ही एलील का उपस्थित होना, यह कहलाएगा यहां पर हेमीजाइगस। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है आपके सामने डोमिनेंट एलील, प्रभावी युग्म विकल्पी। अब डोमिनेंट एलील एक्चुअल में यहां पे किसे कहा गया है, और इसी डोमिनेंट को आप रिसेसिव से भी कंपेयर करेंगे अप्रभावी एलील से भी। तो सबसे पहली बात, एलील आप सभी जानते हैं, जो जीन के एकांतरित स्वरूप, उन्हें आपने कहा था एलील। और जो भी एलील बन रहे हैं उन सभी के बनने का कारण है म्यूटेशन, कि जीन में जब म्यूटेशन हुआ तो उसका एक नया स्वरूप बना, उसे आप कह रहे हैं एलील। अब वो एलील डोमिनेंट भी हो सकता है और वो एलील रिसेसिव भी हो सकते हैं। डोमिनेंट हमने कहा था जो सामान्य एंजाइम बना रहा है और जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और एक सामान्य फिनोटाइप दे, उसे आपने कहा था डोमिनेंट प्रभावी। और जब इसमें म्यूटेशन अगर हम जीन में देखें तो रिसेसिव भी बन सकते हैं, जिसमें तीन संभावनाएं थी, या तो सामान्य एंजाइम बने,
या कार्य असक्षम एंजाइम बने या एंजाइम ही न बने। दूसरे और तीसरे केस में हमारा लक्षण प्रारूप परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमें मिल रहा था रिसेसिव फिनोटाइप। तो एक जनरल डेफिनेशन अगर आप डोमिनेंट और रिसेसिव की देखें तो डोमिनेंट यहां पे ऐसे एलील होंगे जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही अवस्था में अपनी अभिव्यक्ति करते हो। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, एलील युग्म विकल्पी जो समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी दोनों अवस्थाओं में अपनी अभिव्यक्ति करता हो, उसे आपने कहना है डोमिनेंट एलील यहां पर। और इसी तरह से अगर रिसेसिव की बात करें तो रिसेसिव ओनली होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यानी कि समयुग्मजी अवस्था में। हमने कहा था एलील पेयर में, जोड़े में हमें मिलते हैं। दोनों एलील समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। अगर दोनों एलील सिमिलर है तो उसे आप कहेंगे समयुग्मजी होमोजाइगस, डिसिमिलर होने पर विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस। तो ऐसे कंडीशन जहां केवल समयुग्मजी अवस्था में ही एलील अपनी अभिव्यक्ति करते हो तो वहां उसे आपने कहना है रिसेसिव। तो डोमिनेंट प्रभावी जो सम और विषम दोनों अवस्था में अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, अप्रभावी केवल समयुग्मजी अवस्था में अपनी अभिव्यक्ति करेगा। डोमिनेंट को आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि रिसेसिव को आपने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। जैसे डोमिनेंट प्रभावी कैपिटल टी एलील, तो रिसेसिव अप्रभावी स्मॉल टी एलील आप कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहीं अगर हम देखें एलील कैपिटल टी ये समयुग्मजी अवस्था है, और आगे अगर आप देखें कैपिटल टी स्मॉल टी ये विषम युग्मजी, यानी ये दो एलील होमोजाइगस आप देख सकते हैं इधर, और यहां ये हेट्रोजाइगस कंडीशन। नेक्स्ट थर्ड अगर आप देखें तो स्मॉल टी ये भी होमोजाइगस। अब कैपिटल टी होमोजाइगस, कैपिटल टी हेट्रोजाइगस, स्मॉल टी होमोजाइगस। अब इनका अभिव्यक्ति अगर हम देखें तो यहां ये समयुग्मजी विषम युग्मजी, समयुग्मज में अगर आप देखें अभिव्यक्ति तो ये तो आया टॉल लंबा, ये भी टॉल लंबा पादप आपको मिलना है, और यहां आपको मिलेगा ड्वार्फ। मीन्स की टॉल कैपिटल टी समयुग्मजी व विषम युग्मजी दोनों अवस्था में अपनी अभिव्यक्ति करता है, टॉल हमें दिखाई देगा। लेकिन स्मॉल टी ड्वार्फ ये केवल होमोजाइगस समयुग्मजी में ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और इसलिए इसे आपने कहा है रिसेसिव। तो यही डेफिनेशन थी। प्रभावी किसे कहेंगे? जो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस करे। अप्रभावी आपने किसे कहना है? जो केवल समयुग्मजी अवस्था में ही अपनी अभिव्यक्ति करता हो, उसे आप कहेंगे अप्रभावी। तो कैपिटल टी हुआ प्रभावी क्योंकि दोनों में एक्सप्रेस कर रहा है, स्मॉल टी अप्रभावी क्योंकि केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस करता हुआ आपको मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव ऐसे एलील या लक्षण जो सम और विषम युग्मजी दोनों में एक्सप्रेस होंगे वो डोमिनेंट, और ऐसे एलील जो केवल सम युग्मजी अवस्था में अपनी अभिव्यक्ति करते हैं वो है रिसेसिव अप्रभावी। और रिसेसिव ज्यादातर म्यूटेशन से बनते हुए आपको मिलते हैं। यहीं पर अगर आप देखें नेक्स्ट टर्म, तो अगला टर्म है फिनोटाइप लक्षण प्रारूप, और इसी को आप एक टर्म से कंपेयर करेंगे जीनोटाइप जीन प्रारूप। दोनों काफी सिमिलर आप देख सकते हैं, फिनोटाइप जीनोटाइप क्या डिफरेंस है यहां पे, दोनों टर्म एक साथ ही आप क्लियर कर लें। फिनोटाइप लक्षण प्रारूप ये एक्चुअल में हुआ यहां पर एक्सटर्नल अपीयरेंस, प्राणी में किसी विशिष्ट लक्षण का दिखाई देने वाला बाहरी स्वरूप, एक्सटर्नल अपीयरेंस, जैसे टॉल ड्वार्फ। क्लियर? जो हमें विजिबल हो रहा है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाहर से उस ऑर्गेनिज्म में हमें जो विजिबल हो स्पेसिफिक कैरेक्टर, उस लक्षण को आपने कहा यहां पर फिनोटाइप। और उसी फिनोटाइप के लिए जो उसका जेनेटिक मेकअप है, अनुवांशिक संगठन है, एलील किस तरह से अरेंज है, उस अरेंजमेंट को आपने कहना है जीनोटाइप। प्राणी में किसी विशिष्ट लक्षण के लिए उपस्थित अनुवांशिक संगठन, जेनेटिक मेकअप जो आपसे कहा गया कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो तो आप कह रहे हैं फिनोटाइप,
बट उस फिनोटाइप के लिए एलील कौन से रिस्पॉन्सिबल है या उस फिनोटाइप के लिए क्या अनुवांशिक संगठन है, उसे आप कहेंगे जीनोटाइप। जैसे फिनोटाइप लंबा बौना इस तरह से हमने बताया, तो जीनोटाइप क्या हो सकते हैं, एलील होमोजाइगस कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। मीन्स की एलील्स को जो हमने नोट किया है होमो या हेट्रोजाइगस के फॉर्म में, उसे आपने कहना है यहां पर जीन प्रारूप। जैसे अगर आप देखें आपके सामने एक प्लांट ये और एक दूसरा प्लांट, दोनों के फिनोटाइप हमें दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आप देखकर बता सकते हैं इनका फिनोटाइप। पहला टॉल फिनोटाइप है, लक्षण प्रारूप लंबा, ये आपको दिख रहा है ये टॉल है। दूसरा बौना ड्वार्फ, इनके फिनोटाइप आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तो हुआ फिनोटाइप जो विजिबल है, एक्सटर्नल अपीयरेंस बाहरी स्वरूप जो हमें दिखाई दे रहा है टॉल एंड ड्वार्फ। अब यहीं पर इस प्लांट को देखकर हमें आइडिया नहीं लग रहा है कि ये कैसा टॉल है, इसका जीन प्रारूप जीनोटाइप हमें नहीं मालूम कि ये होमोजाइगस समयुग्मजी यानी कि कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। जीनोटाइप हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहां अगर आप देखें ये कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे हमने कहा है जीन प्रारूप। इसका आनुवांशिक संगठन टॉल, ये तो फिनोटाइप है दिख रहा है, आनुवांशिक संगठन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है, या तो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। जैसे ये पादप, इसका फिनोटाइप क्या है ड्वार्फ, और इसका जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि ड्वार्फ रिसेसिव कैरेक्टर है तो जीनोटाइप स्मॉल टी, ये आपको दिखना है। तो जो एलील्स को हमने नोट किए हैं यही आनुवांशिक संगठन है यानी कि जीनोटाइप। तो इस डायग्राम में आपको फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों दिखाई दे रहे हैं कि जो बाहर से हमें दिखाई दे रहा है वो तो फिनोटाइप टॉल या ड्वार्फ, और उसी फिनोटाइप के लिए जो आनुवांशिक संगठन होगा यानी होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, इसे आपने कहना है जीनोटाइप। तो ये दो टर्म्स थे आपके सामने यहां, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। सो स्टूडेंट्स, टर्मिनोलॉजी में नेक्स्ट टर्म आप देख रहे हैं यहां पर फिनोकॉपी। अब फिनोकॉपी एक्चुअल में आपने यहां पे किसे कहना है, यहां पर अगर आप देखें तो आपके सामने एक टॉल प्लांट है कैपिटल टी, और यहीं अगर हम देखें एक और प्लांट आपको मिला स्मॉल टी जो कि ड्वार्फ है। यानी इन दोनों का फिनोटाइप लक्षण प्रारूप अलग अलग आ रहा है, एक तो है लंबा और एक है बौना, और दोनों के जीनोटाइप भी अलग अलग हैं, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। अब यहां पर अगर ये पादप जो बौना है ये भी टॉल की तरह बिहेव करने लग जाए, यानी बाहर से हम कोई एक्सटर्नल फैक्टर, कोई वातावरणीय कारक यानी कि कोई हार्मोन जिब्रेलिन कॉमनली हम स्प्रे करते हैं, तो अगर किसी वातावरणीय कारक के प्रभाव के कारण इसका लक्षण प्रारूप बदल जाए और ये भी आपको लंबा होता हुआ दिखे, तो उससे आपने क्या कहना होगा, फिनोकॉपी। देखिए कैपिटल टी टॉल, स्मॉल टी ड्वार्फ। अब आपने जिब्रेलिन का यहां पे स्प्रे किया तो ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, कोई बाहरी कारक। इसके स्प्रे का इफेक्ट हम क्या देखेंगे, अब ये भी लंबा हो गया, जीनोटाइप चेंज नहीं हुआ है, जीनोटाइप तो वही है स्मॉल टी, केवल कौन चेंज हुआ है, फिनोटाइप। लक्षण प्रारूप यहां पर आपको बदलता हुआ दिख रहा है। तो दो अलग अलग जीन प्रारूप किसी बाहरी अथवा वातावरणीय कारक की उपस्थिति में समान लक्षण प्रारूप देने लगे तो उसे हम कहेंगे फिनोकॉपी। समान फिनोटाइप, जीनोटाइप अलग अलग, दो अलग अलग जीन प्रारूप किसी बाहरी वातावरणीय कारक की उपस्थिति में समान फिनोटाइप दें तो उसे आपने कहना है फिनोकॉपी। जीनोटाइप हमने नहीं बदला है, जीन कभी चेंज नहीं हो सकते यहां, आप केवल लक्षण प्रारूप को चेंज कर रहे हैं, उसे बदल रहे हैं। ये होना था ड्वार्फ, लेकिन बाहरी फैक्टर के कारण कैसा हो गया, टॉल, तो इसे आप कहेंगे फिनोकॉपी। स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टर्म अगर आप देखें यहां पे तो वो आपको मिलेगा हाइब्रिड विगर हेट्रोसिस संकर ओज। अब हाइब्रिड विगर या संकर ओज आप किसे कहेंगे यहां पर, कि अगर आपने कोई क्रॉस परफॉर्म किया हाइब्रिडाइजेशन और उस संकर के द्वारा जो संतति उत्पन्न हुई
वो संतति, वो प्रोजनी अपने जनक पेरेंट्स के कंपैरिजन में सुपीरियर है, तो उसे हमें कहना है यहां पर हाइब्रिड विगर। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, संकर संतति का अपने दोनों पैतृकों से उत्कृष्ट यानी कि सुपीरियर होना, ये यहां पे कहलाएगा हाइब्रिड विगर। क्लियर है स्टूडेंट? सिंपल सी बात, आपने हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म किया मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट में, क्रॉस कराने के बाद जो प्रोजनी आपको मिली हाइब्रिड प्रोजनी, ये प्रोजनी अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में सुपीरियर है, तो उसे आपने कहना है हाइब्रिड विगर। जैसे अगर आप देखें यहीं पर, ये हेट्रोजाइगस के कारण होगा। पैतृक अगर आप देखें यहां, एक में जीनोटाइप लिखा है कैपिटल ए स्मॉल बी, जबकि दूसरे पेरेंट का जीनोटाइप स्मॉल ए कैपिटल बी, यानी कि इस पेरेंट में एक डोमिनेंट एलील उपस्थित है, और यहां अगर आप देखें दूसरा, तो दूसरे में भी एक डोमिनेंट एलील है। दो जीन ए और बी, उसमें एक डोमिनेंट लक्षण है कैपिटल ए का, और इसमें एक डोमिनेंट लक्षण है कैपिटल बी का। अगर अब आप इनमें क्रॉस परफॉर्म करते हैं तो आप क्या देखेंगे, यहां जो संतति आई इसमें कितने प्रभावी लक्षण आ गए, यहां दो प्रभावी लक्षण आपको मिल रहे, ए और बी, यानी कि ये अपने जनक पेरेंट से सुपीरियर है, क्योंकि इसके पास में दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर एक ही जीव में आ गए। यहां एक डोमिनेंट कैरेक्टर था, इधर इसके पास भी एक, लेकिन जो संतति है इसके पास में दो डोमिनेंट कैरेक्टर, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर एक ही जीव में आए क्रॉस के कारण। क्लियर? तो इससे अब आप क्या कहेंगे, हेट्रोसिस, हाइब्रिड विगर, संकर, ओज। जैसे कि अगर माने कि एक पेरेंट, इसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर इस प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंट, ये डिजीज के लिए रेजिस्टेंट है, और अगर दूसरा प्लांट हम लें तो इसमें आप देख सकते हैं सपोज हाई क्वालिटी के कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, मींस की क्वालिटी में प्रोटीन कंटेंट हम ले सकते हैं कि यहां जो फूड आपको ऑब्टेन होगा उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है, तो यहां डिजीज रेजिस्टेंट का एक डोमिनेंट जीन है और इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट के कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो जब आपने क्रॉस किया तो अब ये जो संतति बनी इसमें दोनों ही सुपीरियर लक्षण आ गए, ये डिजीज के लिए रेजिस्टेंट भी होगा और इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट, हाई क्वालिटी के जीन्स भी होंगे। तो इस प्लांट को अब आप कहेंगे हाइब्रिड विगर, इसे आपने कहना है संकर ओज, हाइब्रिड विगर प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, फिर टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखें तो नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन, अंतः प्रजनन उदासीनता। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन यहां पर किसे कहा गया है, अभी आपने देखा हाइब्रिड विगर, किसके द्वारा हमने बनाया, बाय क्रॉस, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। जब आपने क्रॉस किया तो जो संतति आई वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा सुपीरियर है और वो हेट्रोजाइगस से विषम युग्मजी है। अब यदि इसी तरह के हेट्रोजाइगस प्लांट में आप सेल्फिंग करते हैं तो सेल्फिंग के कारण क्या होगा, यहां होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाएगी और ड्यू टू सेल्फिंग जो होमोजाइगोसिटी समयुग्मजी अवस्था बढ़ रही है उसे ही आपने क्या कहना है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। डेफिनेशन में आप देख सकते हैं अंतः प्रजनन या स्वपरागण, सेल्फिंग सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण के कारण संकर ओज का समाप्त हो जाना ही अंतः प्रजनन उदासीनता कहलाता है। ऑब्वियसली किसी हेट्रोजाइगस में आप बार बार निरंतर स्वपरागण सेल्फिंग करेंगे तो उसमें प्योरिटी बढ़ते जाएगी, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी और हेट्रोजाइगोसिटी कम होते जाएगी। इसे ही आपने कहना है यहां पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वगैरह में आप इसे डिटेल में देखेंगे भी। जैसे यहां अगर हम समझे तो दो हाइब्रिड है आपके सामने, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, सेम यही हाइब्रिड विगर। अब इनमें अगर आप स्वपरागण कराते हैं, इन दोनों में ही स्वपरागण अगर आप कराएं, ये हमने पहले भी लिए थे, स्वपरागण कराने पर आपको क्या मिला, स्मॉल ए स्मॉल बी मिलेंगे। कि जब भी हम स्वपरागण कराते जाएंगे तो अब इनकी जो संतति आई, क्या इसमें प्रभावी लक्षण है, नहीं, यहां प्रभावी लक्षण आपको नहीं दिखाई दे रहा है, प्रभावी जीरो हो गए। हाइब्रिड विगर हेट्रोसिस क्रॉस के द्वारा हमने बनाया,
इसमें 2 प्रभावी लक्षण है, लेकिन जब इसमें हम स्वपरागण करेंगे तो आप देखिए रिसेसिव आगे सारे प्रभावी 0 हो गए। इसे ही इस अवस्था को ही आपने कहना यहां पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्लियर है स्टूडेंट? इन्हीं टर्मिनोलॉजी में नेक्स्ट टर्म अगर आप देखें तो वो आपको मिलता है यहां पर जीनोम। जीनोम अपने आप में काफी फेमस वर्ड है, सुना भी आपने कई बार, जीनोम डेली आप सुनते भी रहते हैं। जीनोम एक्चुअल में किसे कहा गया है कि हैप्लॉइड सेल में जो भी टोटल जेनेटिक मटेरियल हमारे पास में प्रेजेंट है उसे आपने कहना है जीनोम। परिभाषा अगर आप देखें आप किसी प्राणी के हैप्लॉइड एक गुणित या मोनोप्लॉइड, हैप्लॉइड जो भी आप कहें, मोनोप्लॉइड या हैप्लॉइड कोशिका में उपस्थित कुल आनुवांशिक पदार्थ, यही अभी आपसे कहा गया कि किसी भी जीव के हैप्लॉइड में टोटल जो जेनेटिक मटेरियल उपस्थित है उसे आपने कहना है यहां पर जीनोम। और जीनोम की यूनिट अगर जीनोम से हम स्मॉलर लेवल पे आए तो आपको मिलता है क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। गुणसूत्र किसके बने हैं? गुणसूत्र में पाए जाएंगे जीन, न्यूक्लियोटाइड यानी कि डीएनए, और न्यूक्लियोटाइड में आप सभी जानते हैं आपको मिलता है यहां पर नाइट्रोजनस बेसिस। अगर यूनिट, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे। नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट, ये मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, और जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो बनता है डीएनए, और डीएनए का जो सक्रिय खंड है वो कहलाता है जीन। यही डीएनए कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम। और जितने भी टोटल डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ सेल में उपस्थित है उसे आपने कहना है यहां पर जीन। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था आपका जीनोम। तो यहां तक आपने जितने भी टर्मिनोलॉजी है सारे टर्म्स आपने यहां पर कंप्लीट कर लिए, कैरेक्टर से लेते हुए जीनोम तक। सबसे पहला टर्म ही था हमारा कैरेक्टर, अपीयरेंस, जो हमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल लिया था हमने हाइट, कलर। कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को आपने कहा था ट्रेट, जैसे हाइट के डिफरेंट फॉर्म टॉल, ड्वार्फ, इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती, कुछ भी हो सकता है। फिर आपने कहा डीएनए का सक्रिय खंड जीन के विभिन्न स्वरूप, एकांतरित स्वरूप, उन्हें आपने कहा एलील, जो म्यूटेशन के द्वारा बनते हैं। एलील होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर आपको मिले थे। एलील पेयर में मिलते हैं क्योंकि एक एलील नर जनक से आता है और एक मादा जनक से। दोनों एलील अगर बाई चांस सिमिलर है तो उसे आपने कहा समयुग्मजीव, अगर अलग अलग आ गए तो उसे हमने कहा था विषम युग्मजीव। तो वो डेफिनेशन भी आपने देखी। फिर हेमीजाइगस, जिसमें हमने कहा किसी द्विगुणित जीव में एलील जो हमेशा पेयर की जगह सिंगल एक ही एलील मिलता है तो उसे आपने कहा था हेमीजाइगस, जो मानव के एक्स और वाई क्रोमोसोम का एग्जाम्पल लेते हुए हमने देखा था वहां हेमीजाइगस। डोमिनेंट रिसेसिव एलील आपने बताए, ऐसे एलील जो सम और विषम युग्मजीव दोनों अवस्था में अपनी अभिव्यक्ति करता है वो प्रभावी है। जो केवल सम युग्मजीव अवस्था में अपनी अभिव्यक्ति करे वो अप्रभावी। प्रभावी डोमिनेंट ये ओरिजिनल है, वाइल्ड वैरायटी है क्योंकि ये नेचर में जैसे बने वैसे ही, और ये सामान्य एंजाइम का निर्माण करते हैं। रिसेसिव ज्यादातर म्यूटेशन के द्वारा बनते हैं, जिसे हमने कहा था रिसेसिव, रूपांतरित या मॉडिफाइड या म्यूटेंट एलील आप यहां पर कहते हैं। फिर आपने हाइब्रिड विगर टर्म भी बताया, जीनोम। तो इस तरह से यहां पर आपकी टर्मिनोलॉजी का सेक्शन कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम देखें तो टॉपिक यहीं पर जेनेटिक्स में गैमेट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण। अब जेनेटिक्स का ये अपने आप में एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गैमेट फॉर्मेशन, क्योंकि जब आगे आप लोग मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड क्रॉसेस डिस्कस करेंगे तो वो क्रॉसेस को समझने के लिए ये टॉपिक आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। प्लस सेकेंड, उन्हीं क्रॉस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे उन्हें भी आपके लिए सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा अगर हमारा ये टॉपिक गैमेट फॉर्मेशन स्ट्रांग है तो। सो फर्स्ट आपने यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन, एक छोटा सा बट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आपको यहां पर क्लियर करना है। गैमेट का मीनिंग आप सभी जानते हैं यहां पर कि जो हैप्लॉइड सेल, उन्हें आप कहते हैं गैमेट्स, जो कि एक्चुअल में फॉर्म होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस
यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, कि अगर आपके पास कोई डिप्लॉयड सेल है, द्विगुणित कोशिका 2n सेल, तो उस डिप्लॉयड सेल में हम अगर करते हैं अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, तो आपको मिलते हैं हैप्लॉइड, मींस की गैमीट n सेल। सेल डिवीजन में आप पढ़ते हैं कि अगर 2n में माइटोसिस हुआ तो आपको 2n सेल्स ही मिलनी है। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, जस्ट क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाएंगे, तो 2n से आपको मिलते हैं यहां पर n, और इसी n हैप्लॉइड, इसे आप कहते हैं गैमीट। तो गैमीट फॉर्मेशन में सबसे पहले गैमीट हमने किसे कहा है? हैप्लॉइड सेल को। हैप्लॉइड सेल कौन से प्रोसेस से बना? तो वो आपने बताना मियोसिस, कि किसी डिप्लॉयड सेल में यदि मियोसिस हुआ तो आपको मिलेंगे n गैमीट। जैसे कि अगर हमने यहां एक हेट्रोजाइगस कंडीशन ले रखी है, कैपिटल T स्मॉल t, ये हेट्रोजाइगस विषम युग्मजी, टर्मिनोलॉजी में आपने इसे पढ़ा भी था। अब अगर इस हेट्रोजाइगस में आप करते हैं मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, तो गैमेट बनेंगे n, मतलब कि कैपिटल T स्मॉल t। मियोसिस के द्वारा दोनों अलग हो गए, एक गैमेट युग्मक में आएगा कैपिटल T एलील, जबकि दूसरे युग्मक में आपको मिलेगा यहां पर स्मॉल t एलील। तो ये था आपका 2n, और मियोसिस के बाद हमें मिला युग्मक n, यानी कि कैपिटल T एंड स्मॉल t। तो ये गैमेट का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको यहां पर दिया गया है। तो नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखें यहां पर, गैमेट की नॉलेज आपको हुई। अब यहां जब भी कोई क्वेश्चंस आपको दिए जाए, या मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, वहां आपका ये पोर्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप किसी भी जीन प्रारूप, यानी कि जीनोटाइप को देखकर बता सकें कि उस जीन प्रारूप से कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे और कौन कौन से युग्मक बनने। क्योंकि हर प्रोसेस में आप चेकर बोर्ड बनाते हैं, तो चेकर बोर्ड में आपको फिल करना होता है युग्मकों के प्रकार। तो युग्मकों के प्रकार, टाइप ऑफ गैमेट्स आप तब फिल कर पाएंगे जब हमें टाइप ऑफ गैमेट्स की नॉलेज हो। तो कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, इजीली आपको उस क्वेश्चन के जीनोटाइप से मालूम चल जाना चाहिए कि वहां कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं। और कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? तो युग्मकों के प्रकार को पता करना काफी इजी। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको दे रखा है 2 to the power n, और यहां जो n है वो है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, यानी विषम युग्मजी जोड़ों की संख्या। कोई भी जीन प्रारूप आपको दे रखा है, उस जीन प्रारूप में आपको देखना है कि कितने हेट्रोजाइगस है। तो 2 to the power n यहां बता रहा है हेट्रोजाइगस को। कैसे इस फॉर्मूला को यूज लेते हुए आपने गैमेट्स बनाना है, वो आपको यहां पर बताया जाएगा अभी। और उन्हें बनाने के लिए एक मेथड भी आप यूज ले सकते हैं, फोकलाइन मेथड। यहां पर फोकलाइन मेथड में जब भी जीन प्रारूप में कोई होमोजाइगस है, तो उसके लिए आपने यूज में लेना है लाइन, किस तरह से देखेंगे हम। और हेट्रोजाइगस के लिए आप ब्रांच, ये इसे ब्रांचिंग मेथड भी इसलिए कहा गया है। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट आपको बताया गया है टाइप ऑफ गैमेट पता करने का फॉर्मूला, वो है 2 to the power n, और n है यहां पे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। किसी भी जीन प्रारूप में अगर जहां होमोजाइगस है तो वहां आप लाइन काम में लेंगे, हेट्रोजाइगस के लिए ब्रांच। किस तरह से, कुछ एग्जांपल्स में अभी आप देखेंगे यहां पर। जैसे अगर फर्स्ट एक एग्जांपल आपको दे रखा है कैपिटल ए, आपके सामने एक देख रहे हैं। अब आप बताएं कि ये जीन प्रारूप कैसा है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। तो आप देख सकते हैं ये होमोजाइगस से समयुग्मजी, क्योंकि यहां दो एलील और दोनों एलील एक समान है, कैपिटल ए। अब इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करिए टाइप ऑफ गैमेट का, और फॉर्मूला कौन सा है? 2 to the power n। n कौन है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो यहां n की वैल्यू आप क्या बताएंगे? 0। n हेट्रोजाइगस है, कोई विषम युग्मजी आपको यहां पर नहीं मिल रहा है, मीन्स की 2 to the power 0। तो टाइप ऑफ गैमेट, कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? केवल एक ही प्रकार का युग्मक आपको यहां पर बनता हुआ दिखेगा इस होमोजाइगस में, और वो केवल कैपिटल ए। होमोजाइगस के लिए लाइन,
तो केवल ए एक ही प्रकार का युग्मक। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां पर यही एक और एग्जाम्पल अगर आप देखें तो दूसरे एग्जाम्पल में जीन प्रारूप लिखा है कैपिटल ए स्मॉल ए। देखिए यहां जीन प्रारूप क्या था, कैपिटल ए समयुग्म जी। दूसरे में जीन प्रारूप मिल रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए विषम युग्म जी, हेट्रोजाइगस, एक डोमिनेंट एलील एक रिसेसिव एलील। तो यहां एन की वैल्यू कितने हेट्रोजाइगस है, 1, एक हेट्रोजाइगस। अब 2 टू द पावर 1 जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, दो प्रकार के युग्मक हेट्रोजाइगस है। और हेट्रोजाइगस में हम ब्रांच काम में लेते हैं। होमोजाइगस के लिए तो आपने कहा था लाइन, हेट्रोजाइगस है तो आप बताएंगे ब्रांच। तो एक कैपिटल ए और दूसरा स्मॉल ए। तो ये दो प्रकार के युग्मक बनते हुए आपको मिल रहे हैं। और इन युग्मकों के बनने की पॉसिबिलिटी, प्रायिकता अगर हम देखें तो 50-50% बने दो प्रकार के युग्मक। एक और एग्जांपल लीजिए यहीं पर। यहां आप देखिए जीन प्रारूप हमने लिखा है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। क्लियर? अब इस जीन प्रारूप में एन अगर आप देखें, एन यानी विषम युग्मजों की संख्या, तो कितने हेट्रोजाइगस आपको यहां पर मिल रहे हैं, एक या दो? आपको मिलेगा एक हेट्रोजाइगस। कौन? बी आप देख सकते हैं यहां पर हेट्रोजाइगस है, ए समयुग्मजी है। तो एक हेट्रोजाइगस यानी 2 टू द पावर 1। तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे यहां, दो प्रकार के बनने। अब ये दो प्रकार के युग्मक कौन से होंगे, हम फोकलाइन मेथड के द्वारा पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस के लिए आपने क्या रखा है, लाइन, समयुग्मजी लाइन आएगा यहां पर ए कैपिटल ए। बी कौन है, हेट्रोजाइगस, और हेट्रोजाइगस के लिए हमने कहा है ब्रांच। तो बी के लिए आप ब्रांच बनाएंगे, एक कैपिटल बी और दूसरा स्मॉल बी। तो सबसे पहला युग्मक कौन सा बन रहा है यहां, कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी। तो इस तरह से यहां दो प्रकार के युग्मक बने। ये आपको पेंसिल पेन पेपर लेके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा गैमेट फॉर्मेशन की आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जांपल लेते हुए, उतना ही ये पोर्शन आपका स्ट्रांग होता जाएगा। कि कोई भी जीन प्रारूप लीजिए, उसमें काउंट करिए एन की वैल्यू कितने हेट्रोजाइगस है, और फिर फोकलाइन मेथड के द्वारा पता कर लीजिए कौन कौन से युग्मक बनते हुए आपको यहां पर मिलने। तो यहां दो प्रकार के युग्मक बने, दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50% यानी 1/2 1/2। क्लियर स्टूडेंट? यही एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप देखिए यहां क्या दे रखा है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब यहां पर एन की वैल्यू, एन विषम युग्मजों की संख्या, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, कितने हेट्रोजाइगस हमें यहां दिखाई दे रहे हैं, दो। ए और बी दोनों ही विषम युग्मजी है। इससे पहले वाले में आपने देखा था एक होमोजाइगस था एक हेट्रोजाइगस, बट यहां ए और बी दोनों ही विषम युग्मजी है। तो यहां फॉर्मूला 2 टू द पावर 2, यानी कि कुल कितने प्रकार के युग्मक, चार प्रकार के युग्मक आपको मिलेंगे। अब चार कौन कौन से बनने हैं, उसके लिए यही आपको मेथड फोकलाइन मेथड यूज में लेना है। तो लाइन होमोजाइगस होने पर, फोक ब्रांच आपने यहां पर हेट्रोजाइगस होने पर काम में लेना है। तो पहले आइए ए कैसा है, हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस के लिए फोक बनाएंगे, ब्रांच आपने बनाई, और कैपिटल ए स्मॉल ए हमने किया। अब आप आगे आइए बी होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, तो आप देख सकते हैं बी यहां पर हेट्रोजाइगस। तो क्या हेट्रोजाइगस के लिए हम लाइन करेंगे, नो, हेट्रोजाइगस के लिए फोक यानी कि ब्रांच आपको बनानी होगी। तो दोनों की तरफ अब बी कैपिटल बी स्मॉल बी, यहां भी कैपिटल बी स्मॉल बी। अब पहला युग्मक कौन सा बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये आपको मिला। दूसरा युग्मक कैपिटल ए स्मॉल बी आपको मिल रहा है। तीसरा स्मॉल ए कैपिटल बी, और चौथा स्मॉल ए स्मॉल बी। तो चार प्रकार के युग्मक यहां बने, और इनकी प्रोबेबिलिटी अगर आप देखें तो ऑब्वियसली 25% आपको मिलेगा 1/4। हर गैमेट की प्रोबेबिलिटी 25%, 1/4 आपको मिल रही है।
और इससे पिछले वाले में 2 बने थे, तो प्रोबेबिलिटी 50-50% आपको दिख रही थी। क्लियर है स्टूडेंट? तो गैमेट फॉर्मेशन काफी सिंपल, आपको ध्यान रखना एक सीधा सा फॉर्मूला 2 टू द पावर n, n बताता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस काउंट करें, फिर फॉर्मूला पर अप्लाई करें, और जितने भी प्रकार के युग्मक आपको मिल रहे हैं 2, 4, 8 जितने भी, वो कौन कौन से होंगे वो पता करने के लिए आप काम में लेते हैं फोक लाइन मेथड। हेट्रोजाइगस में फोक बनाए और होमोजाइगस में लाइन आपको बनानी है। इसी प्रैक्टिस में एक और एग्जांपल लें। अब देखिए यहां स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डी स्मॉल डी। अब यहां अगर आप लेते हैं एन नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, तो कितने हेट्रोजाइगस हमें दिख रहे हैं? पहला ए होमोजाइगस है, बी ये भी होमोजाइगस, डी हेट्रोजाइगस है विषम युग्म जी, यानी हेट्रोजाइगस कितने हुए? एक, केवल एक आपको दिख रहा है। तो फॉर्मूला पर अप्लाई करिए 2 टू द पावर 1, यानी कि 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे यहां। और ये 2 प्रकार के कौन से होंगे? तो उसके लिए फोक लाइन मेथड, लाइन होमोजाइगस के लिए, फोक हेट्रोजाइगस के लिए। सबसे पहले आइए ए, क्या ये हेट्रोजाइगस है? नो, होमोजाइगस। तो यहां ये होमोजाइगस आपने लिखा लाइन, बी ये भी होमोजाइगस, तो ऑब्वियसली लाइन बननी है। डी ये हेट्रोजाइगस है, तो हेट्रोजाइगस है तो यहां डी के लिए ब्रांच आप बनाएंगे, एक कैपिटल डी, दूसरा स्मॉल डी। अब सबसे पहला युग्म कौन सा बना? स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डी, दूसरा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल डी। ये 2 प्रकार के युग्मक बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और इनकी प्रोबेबिलिटी 50-50% 1/2 आपको मिल रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहीं पर अब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन यदि आपको दिया जाए, एक जीन प्रारूप आपके सामने, जीन प्रारूप कौन सा आप देख सकते हैं अच्छे से, कैपिटल आर कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, ये एक जीनोटाइप आपको दे रखा है। तो इस जीनोटाइप वाले जो पादप है ये किस तरह के युग्मक उत्पन्न करता है, और कैपिटल आर कैपिटल डी कैपिटल ई जीनोटाइप वाले युग्मक की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको एक प्लांट दे रखा है जिसका जीनोटाइप ये है, अब इससे आपको युग्मक बनाना है, और उन युग्मकों में बताना है कि ये जो युग्मक बनेगा इसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कितनी होगी। तो काफी सिंपल फॉर्मूला वही 2 टू द पावर n, आपको सबसे पहले देखना है n यानी हेट्रोजाइगस कितने हैं इसमें, और फिर फोक लाइन मेथड आप अप्लाई करेंगे। तो ये आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस करें। सबसे पहले अगर आप देखें यहां तो हेट्रोजाइगस n 2 है, 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। पहला R होमोजाइगस है, हमने लाइन बताया यहां पर। D हेट्रोजाइगस है, फोक आपने बनाया। E ये भी हेट्रोजाइगस है, यहां भी फोक बनता हुआ आपको मिलना है। अब युग्मक बनाए, पहला युग्मक कैपिटल R कैपिटल D कैपिटल E ये बनेगा, दूसरा कैपिटल R कैपिटल D स्मॉल e, थर्ड कैपिटल R स्मॉल d कैपिटल E, और लास्ट कैपिटल R स्मॉल d स्मॉल e, यही आपको मिलने। अब 4 प्रकार के युग्मक और 25% है, हर युग्मक की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब चेक करिए कैपिटल R कैपिटल D कैपिटल E कहां पर है इनमें, तो आपको मिलेगा फर्स्ट, तो इसका आंसर क्या हुआ 1/4 आपको यहां पर ये बनता हुआ दिखेगा। क्लियर? सिंपल सा तरीका इसे सॉल्व करने का, एक तो ये। सेकंड, अगर आप देखें यहां पर एक और मेथड है इन्हें सॉल्व करने के लिए, ये तो ब्रांचिंग मेथड, एक और सिंपल तरीका, जैसे कि सबसे पहले कैपिटल R, इन कैपिटल R में आपको कौन चाहिए, कैपिटल R, तो कैपिटल R एक ही बन रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/1। दूसरा अगर आप आते हैं D विषम युग्म जी है, या इसको हम विषम युग्म जी समझे R को भी लेते हुए, तो R कैपिटल R स्मॉल r, प्रोबेबिलिटी वही 1/2, और E अगर आप लेंगे तो वही हेट्रोजाइगस कैपिटल E स्मॉल e, वो भी आपको मिलना है यहां पे 1/2। तो अब देखिए कैपिटल R
आर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/1, डी क्योंकि डी हेट्रोजाइगस है तो कैपिटल डी के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और ई ये भी हेट्रोजाइगस है तो प्रोबेबिलिटी 1/2। आंसर वही आना है 1/4। ये आप देखिए 1/4, और यहां भी आंसर हमें यही मिल रहा था 1/4। तो दो अलग अलग पैटर्न है इन्हें सॉल्व करने के लिए। एक तो वही फोकलाइन मेथड जिससे आप यहां पे यूज में ले सकते हैं, फोकलाइन बनाया आपने और देख लिया कि ये कहां है, ये आपको यहां मिला तो आपने बता दिया ये एक बन रहा है 4 में से। दूसरा एक काफी सिंपल तरीका कि अगर आपको दे रखा है यहां पे सम युग्मजी अगर हम ले रहे हैं कैपिटल आर तो ऑब्वियसली कैपिटल आर एक ही प्रकार का युग्मक बन रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। कहीं पर भी हेट्रोजाइगस है चाहे कैपिटल ए स्मॉल है या कैपिटल आर स्मॉल आर जो भी हम लें तो दो प्रकार के युग्मक बने, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 1/2 ये आपको मिलनी है। तो हेट्रोजाइगस से हम जब ले रहे हैं तो 1/2 आएगा और होमोजाइगस से जब हम ले रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी 1 आपको यहां पर मिलनी है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप देखें यहीं पर तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका जीनोटाइप देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल एफ कैपिटल एफ। एक पादप आपको दे रखा है उसका जीन प्रारूप ये है और ये गैमीट्स बनाएगा, युग्मक निर्माण करेगा। अब जब ये युग्मक बना रहा है तो क्वेश्चन में कहा गया है इन 3 युग्मकों के बनने की प्रायिकता क्या होगी कि इस पादप से जब पहला युग्मक बने तो इसकी प्रायिकता, सेकंड की प्रायिकता और थर्ड की प्रायिकता हमें बतानी है। बताना काफी सिंपल है, जैसा आपसे कहा गया है कि अगर हम इस जीनोटाइप की बात करें इसमें हमें पहले कौन चाहिए कैपिटल आर। अगर पहला आपको दे रखा है कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल जी, कैपिटल एफ, इसकी प्रायिकता बतानी है तो हम कैसे बताएंगे। पहला आर देखिए कैसा है, ये हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस है तो ये दो प्रकार के युग्मक बनाएगा, एक कैपिटल आर और दूसरा स्मॉल आर। इसी तरह से दो प्रकार के युग्मक बना रहा है। अब इसमें कैपिटल आर के आने की प्रायिकता कितनी होगी, एक, कितने में से, 2 में से, सो 1/2। तो कैपिटल आर के लिए हमने कहा 1/2। इसी तरह से अब आप आइए कैपिटल टी, टी कैसा दे रखा है, टी भी हेट्रोजाइगस है, यानी अगर टी की हम बात करें तो वो भी आपको हेट्रोजाइगस दे रखा है। यहां भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, और इनकी प्रायिकता 50-50% है। तो अब आपको चाहिए यहां कैपिटल टी, तो कैपिटल टी की प्रायिकता वो भी 1/2। अब आइए जी, जी ये भी हेट्रोजाइगस है यानी कैपिटल जी, स्मॉल जी, तो यहां भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल जी और एक स्मॉल जी, तो यहां भी प्रायिकता वही हो जाएगी 50-50%। तो स्मॉल जी के आने का चांस 1/2। क्लियर। अब आइए एफ, एफ कैसा, होमोजाइगस। एफ अगर हम देखें सम युग्मजी दे रखा है, एन हेट्रोजाइगस 0 है और जब भी सम युग्मजी है तो एक ही प्रकार का युग्मक बनना है और यहां कौन सा युग्मक बनेगा कैपिटल एफ, एक प्रकार का युग्मक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। सो इस तरह से आपने बताया, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिल रही है, यहाँ पे 1/8 मिल रहा है। क्लियर हुआ स्टूडेंट। यहां पर देख सकते हैं इसे कि ये प्लांट का जीनोटाइप पहला आपको यहां दे रखा है कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल जी, कैपिटल एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो कैपिटल आर होगा 1/2 क्योंकि हेट्रोजाइगस से अभी हमने देखा, कैपिटल टी ये भी 1/2 हेट्रोजाइगस, कैपिटल जी स्मॉल जी ये भी 1/2 हेट्रोजाइगस, एफ होमोजाइगस है तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको मिलनी है यहां पर 1। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं यहां आपको मिला 1/8 जैसा कि अभी आपने यहां पर भी सॉल्व किया है। क्लियर। सेकंड में अगर आप आए स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल जी, स्मॉल एफ, ये हमें पता करना है सेकंड, तो यहां भी सेम वही, स्मॉल आर की प्रोबेबिलिटी 1/2, स्मॉल टी ये भी 1/2, स्मॉल जी 1/2, स्मॉल एफ 1 या 1/2, 0, क्योंकि स्मॉल एफ यहां आपको
नहीं दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई यहां पर 0, तो आंसर 0। इसी तरह से अगर आप आते हैं थर्ड को अगर हम देखें, थर्ड का ये जीन प्रारूप आपको दे रखा है। सबसे पहले सेम वही क्वेश्चन, स्मॉल आर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, कैपिटल टी 1/2, कैपिटल जी 1/2 और कैपिटल एफ 1। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी आपको मिल रही है 1/8। तो ये एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराया गया कि किस तरह से किसी गैमेट की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लीजिए प्रैक्टिस के लिए यहां पर। तो आपको दे रखा है मनुष्यों में नर व मादा दोनों में समान अलिंग सूत्री जीनोटाइप, अलिंग सूत्री ऑटोसोम की बात की जा रही है। ऑटोसोमल जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी है तथा दोनों में एक्स सहलग्न जीन स्मॉल डी, ध्यान से एक्स क्रोमोसोम पर स्मॉल डी जीन उपस्थित है और यहां ये युग्मक बनाएंगे। अब दो सवाल इसमें दिए कि मादा में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी, ये युग्मक बनने वाले जीनोटाइप की प्रायिकता में बतानी है और नर में कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल डी जीनोटाइप गैमेट वाले की प्रायिकता आपको पता करनी है। तो पता करना काफी सिंपल, देखिए किस तरह से। सबसे पहले हम देखें अगर फीमेल में, तो ऑटोसोमल जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपने नोट किया। लेकिन क्योंकि कंडीशन दे रखी है एक्स क्रोमोसोम पर स्मॉल डी जीन उपस्थित है, तो फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो एक्स यही आपको मिलना है और इस एक्स क्रोमोसोम पर जीन स्मॉल डी उपस्थित है, यह आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पर आपसे पूछा गया है गैमेट बनाना है, कौन सा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी, इसकी प्रायिकता आपको पता करनी है। तो सबसे पहले आइए स्मॉल ए, यहां कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगस है, दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, तो स्मॉल ए के बनने की प्रायिकता 1/2। सेकेंड आप आइए बी ये भी आपका हेट्रोजाइगस है, तो स्मॉल बी के बनने की प्रायिकता भी 1/2, क्योंकि हेट्रोजाइगस में दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। तीसरा स्मॉल डी, अब स्मॉल डी अगर हम देखें तो ये होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये आपको मिलना है 1/4। क्लियर, ये हुआ फर्स्ट फीमेल के केस में। मेल में आइए, अगर आप मेल की स्टडी करें तो ऑटोसोमल तो मेल में भी वही होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, बट मेल का सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई और क्वेश्चन में गिवन है एक्स सहलग्न जीन डी, वाई पे कोई इस तरह का कंडीशन नहीं है। याद करिए टर्मिनोलॉजी में आपने पढ़ा था हेमीजाइगस बनता हुआ आप देख रहे हैं एक्स डी। अब यहां पे आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है किसकी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल डी, इसकी प्रायिकता मालूम करने के लिए कहा गया है। तो पहले कैपिटल ए, तो ए पर आए तो ए कैसा है, हेट्रोजाइगस विषम युग्म जी, तो दो प्रकार के युग्मक बनेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, तो कैपिटल ए बनने की प्रायिकता 1/2। इसी तरह से बी पर हम आए तो बी भी हेट्रोजाइगस, तो स्मॉल बी के बनने की प्रायिकता 1/2। अब आप आइए डी यहां होमोजाइगस नहीं है, यहां पे भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक एक्स और दूसरा वाई, तो एक्स डी के बनने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ओवरऑल यहां आपको मिलना है 1/8। तो ये दोनों की प्रायिकता किस तरह से पता करनी है ये आपको यहां एक्सप्लेन किया गया। इसे और अच्छे से अगर आप देख लें, जैसे सबसे पहले मादा का जीनोटाइप हम लिखें तो ऑटोसोमल यही लिखा जाएगा, और साथ में अगर आप देखें क्रोमोसोम को लेते हुए तो फीमेल में एक्स क्रोमोसोम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, या आप देख सकते हैं एक्स क्रोमोसोम, और इसी एक्स क्रोमोसोम पर दे रखा है डी जीन आपके सामने, एक्स क्रोमोसोम फीमेल, डी जीन फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होंगे, दोनों पे ही डी जीन आपको दिखाई देगा। अब आपसे पूछा गया नर की बात करें तो नर में भी ऑटोसोमल तो सेम यही चलना है,
कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। बट सेक्स क्रोमोसोम कौन सा हो जाएगा? एक्स वाई, और एक्स पर डी जीन उपस्थित है, यहां पर वाई पे कोई डी जीन नहीं मिलना है। अब हमें मादा में क्या मालूम करना है? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी की प्रायिकता ये पता करनी है। तो सबसे पहले स्मॉल ए 1/2, क्योंकि ए हेटेरोजाइगस है, बी भी हेटेरोजाइगस तो ये भी प्रोबेबिलिटी 1/2, डी होमोजाइगस है तो प्रोबेबिलिटी 1। तो यहां आपको मिलना है ओवरऑल 1/4। पहला का आंसर होगा 1/4। इसी तरह से अगर आप आते हैं मेल में, तो मेल का जीनोटाइप आपको दे रखा है XDY। पता क्या करना है हमें? कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट अगर आप आए कैपिटल ए पर, क्योंकि कैपिटल ए हेटेरोजाइगस है तो दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। कैपिटल ए बनने का चांस 1/2, स्मॉल बी, बी भी हेटेरोजाइगस, चांस सेम वही 1/2। डी, यहां भी आप देखें दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक एक्स और दूसरा वाई। तो एक्स पर संलग्न जीन है डी, तो प्रोबेबिलिटी 1/2। ओवरऑल आपको मिलना है 1/8। तो इस तरह के क्वेश्चंस करना काफी इजी। सबसे पहले आपको दे रखा है जीनोटाइप। जीनोटाइप में आप देख सकते हैं दो हेटेरोजाइगस से चार प्रकार के युग्मक बनने। 1/1 ले, पहले ए की प्रोबेबिलिटी पता करें, फिर बी की, सी, डी, जो भी आपको गिवन है। स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा चल रहा था गैमेट फॉर्मेशन, उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस, और उन्हीं क्वेश्चन प्रैक्टिस में कंटिन्यू करें तो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए दिया गया है। मनुष्यों में नर व मादा दोनों में समान अलिंग सूत्री, यानी कि वही दोबारा ऑटोसोमल जीनोटाइप, अलिंग सूत्री जीनोटाइप स्मॉल आर, कैपिटल टी, तथा दोनों में एक्स सहलग्न जीन एच, एक्स क्रोमोसोम हुआ, उस पर एक स्मॉल एच जीन उपस्थित है। तो अब यहां पे भी आपको गैमीट्स बना दें, और आपसे पूछा गया अगर आप यहां गैमीट बनाते हैं तो मादा में स्मॉल आर कैपिटल टी कैपिटल एच, और नर में स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल एच, इसके बनने की प्रोबेबिलिटी आपको यहां पे बतानी है। तो यही 1/1 अगर आप चेक करें, सबसे पहले फीमेल में हम ले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मादा का ऑटोसोमल जीनोटाइप क्या मिलेगा आपको? स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, अब कंडीशन दे रखी है कि जो एक्स क्रोमोसोम है इस पर स्मॉल एच प्रेजेंट है। मादा में दोनों लिंग सूत्र अगर आप देखें तो सेक्स क्रोमोसोम एक्स होंगे, तो दोनों एक्स पर स्मॉल एच प्रेजेंट है। इस तरह से आपको मिलना है दोनों एक्स पर। और नर का जीनोटाइप अगर हम देखें तो ऑटोसोमल तो सेम वही होगा, ऑटोसोमल मेल फीमेल दोनों में सिमिलर आपको वही मिलना है। और क्योंकि मेल है तो सेक्स क्रोमोसोम होगा एक्स वाई, एक्स तो इसी तरह से, और दूसरा वाई क्रोमोसोम यहां पर आपको मिलना है। अब सबसे पहले फीमेल में आपसे पूछा है स्मॉल आर कैपिटल टी कैपिटल एच आने की प्रोबेबिलिटी क्या मिलनी है आपको? तो आप देखिए स्मॉल आर होमोजाइगस है तो एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा, प्रोबेबिलिटी 100% मींस की 1 आउट ऑफ 1। टी पर आए तो टी हेटेरोजाइगस है, और हेटेरोजाइगस में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, तो उसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और दोनों के बनने की प्रायिकता हाफ है, मींस की 50%, 1/2। तो कैपिटल टी एक मिलेगा आपको, दो में से 1/2। फिर आप देखिए आपसे पूछा गया है कैपिटल एच। अब फीमेल में कैपिटल एच बनने की यहां पर प्रायिकता क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि फीमेल का जीनोटाइप एक्स स्मॉल एच आपको मिल रहा है, कोई कैपिटल एच मादा में नहीं है, तो कैपिटल एच वाला कोई युग्मक नहीं बन पाएगा। तो यहां इसकी प्रोबेबिलिटी आपको मिलनी है 0। तो ओवरऑल ये गैमेट नहीं बनेगा, तो प्रायिकता हो जाएगी 0। इसी तरह से अगर अब आप आते हैं मेल में पूछा गया है स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल एच की प्रायिकता, तो आर होमोजाइगस है, तो यहां पर भी स्मॉल आर होमोजाइगस के केस में एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा, स्मॉल आर, प्रोबेबिलिटी 1/1। टी पर आइए, टी हेटेरोजाइगस, तो दोबारा दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्मॉल टी एक बनेगा, सो 1/2। स्मॉल एच के लिए आइए, स्मॉल एच एक आपको दिख रहा है,
तो यहां पे ये एक ही बन रहा है। युग्मक दो प्रकार का बनेंगे, एक एक्स एच और दूसरा वाई। तो एच एक ही मिलेगा दो में से, सो 1/2। तो यहां ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आपको मिल रही है 1/4। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दोनों के ही गैमेट के बनने की प्रायिकता किस तरह से सॉल्व करनी है आपके सामने। तो ये 1/2, वो 0, ये 1/4, तो परसेंटेज आपको मिलना है यहां पर 25%। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से अगर अब आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से द्विगुणित प्राणी में बनने वाले युग्मकों की सही प्रस्तुति कौन सी होगी। मीन्स कि अगर आपके पास कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म दे रखा है, द्विगुणित जीव है, अब वो गैमेट बनाता है, तो कंफर्म में युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होगा, जो कि पहले भी हमने डिस्कस किया है। 2n म्यूसिस के बाद बनता है n हैप्लॉइड। तो गैमेट में एलील जस्ट हाफ हो जाएंगे 2n से n। तो आपसे पूछा गया है इन चारों ऑप्शंस को देखें, तो इन चार में से कौन आपको गैमेट बनता हुआ यहां पे दिख रहा है कि इन चारों में से कौन गैमेट का जीन प्रारूप हो सकता है। सबसे पहले आइए फर्स्ट पर, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल एच स्मॉल ई, कैपिटल आर स्मॉल आर। क्या इसे हम गैमेट मान सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि गैमेट हैप्लॉइड होगा, उसमें हमेशा एलील एक पाए जाएंगे, जोड़े में नहीं मिलेगा। जबकि यहां अगर आप देखें आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों एलील है, मीन्स की गैमेट नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन में आइए, कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल एच स्मॉल एच, कैपिटल ई स्मॉल ई और स्मॉल आर। क्या इन्हें हम गैमेट मान सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि यहां तो सभी डिप्लॉयड दिख रहे हैं, केवल एक ही आपको दिख रहा है सिंगल एलील, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट आप आइए थर्ड में अगर आप जीनोटाइप देखें तो कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल एच, कैपिटल ई स्मॉल आर। मीन्स कि यहां पर एक एक एलील ही आपको मिल रहे हैं, सभी एलील एक है, कोई पेयर में जोड़े में एलील नहीं मिल रहा। मीन्स कि ये एन सेल है, ये हैप्लॉइड माना जा सकता है। फोर्थ में आइए, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल एच स्मॉल ई स्मॉल आर। मीन्स कि यहां फिर से पेयर में जोड़े में एलील है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यानी कि चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो युग्मक किसे हम कंसीडर कर सकते हैं? तीसरे वाले को, क्योंकि ये युग्मक होगा क्योंकि यहां सभी एक एक एलील आपको मिल रहे हैं, कोई पेयर में एलील आपको नहीं मिल रहा है। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड।